बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मदर अमीन चको का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम, आज की बैठक हमारी है डॉक्टर गजनफर अली वटू साहब के साथ धान पर, कि धान को इतनी आसान फसल नहीं है जितनी कि हम सब लोग इसको देख चुके हैं कि ये बहुत आसान है। इसके बारे में मुकम्मल मालूमात जो है वो हम डॉक्टर साहब से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना तारफ़ करा दें। जी गजनफ़र अली नाम है और ट्री केयर प्रोफेशनल्स के नाम से जो है वो कंसल्टेंसी का हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये धान का वाकई मदर साहब आपने सही कहा है कि ये इतनी सिंपल फसल नहीं है हमारी, जितने हम लोगों ने इसको जो है वो कैजुअल लिया हुआ है। काफ़ी सारे इसके अंदर जो है वो फैक्टर्स हैं जो इसकी पैदावार के ऊपर जो है वो अवामिल असरअंदाज होते हैं। तो हम लोग आम तौर पे इग्नोर कर देते हैं, ख़ास तौर पे इस स्टेज के ऊपर। ये थोड़ा सा आप दिखाएं, जी, जी। इस फेज़ के ऊपर जो है जब टिलरिंग का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका होता है हमारा जो है, और अभी गोब का मरहला जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा होता और फसल आपस में बिल्कुल मिल जाती है, जिस तरीके से चारा जो है वो काश्त किया होता है। जी, जी। तो ये स्टेज बुनियादी तौर पे धान की एक बहुत ही अहम स्टेज है, लेकिन इसके ऊपर मोस्टली जो है इस स्टेज के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। तो पैदावार के अंदर इस स्टेज का जो है वो क्या किरदार है और किस तरीके से ये स्टेज जो है वो असरअंदाज हम होती तो है। पैदावार जो लेते हैं वो सबसे ज़्यादा यही करते हैं कि डीएपी डाल दो और यूरिया डाल दो। जी जी और यूरिया का जो हम इसमें तकरीबन जो भी है ऐसी डीएपी से ज़्यादा, अगर डीएपी एक थैला डाली है तो 3 थैले यूरिया, 2 थैले से कम तो डालते नहीं, इससे ज़्यादा। जी लिहाजा इसके जो बुनियादी मसाइल हैं और क्या चीज़ें इसमें डालनी चाहिए जिससे हमारी पैदावार बढ़ सके, जी जी वो कुछ केमिकल हों तो वो बता देना। और इसको जैसे जैसे 25 दिन के बाद कैसे इसकी हालत होती है, 50 दिन के जी बाद, और इसके मामले पर मुकम्मल गुफ्तगू आप जी। फरमा दें। ये देखिए मदर साहब, इसमें एक तो करंट थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मोस्टली कई खेतों के अंदर तो ये फ़ेज़ आ चुकी है और कई खेतों के अंदर जो है ये कुछ दिनों में ये फ़ेज़ जो है वो आ जाएगी। ये पैदावार की मैं अगर आपको बिल्कुल ही सादा लफ्ज़ों में अगर बात करूँ, तो इस फ़ेज़ में जो है वो बुनियाद रखी जाती है, ये जो बेस बन जाएगी। जो फसल खड़ी है सी, ये। जी, हाँ जी। बिल्कुल इस फ़ेज़ के ऊपर जो है वो बुनियाद जो है वो एक रखी जाएगी इस खेत की, कि इस खेत ने हमें एंड ऑफ द डे जो है वो कितना झाड़ देना है, जी, जी। कितनी इसका जो है जो पेनिकल जो है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में जो है मुंजर का लफ्ज़ जिसके लिए जी, जी। इस्तेमाल करते हैं, इसका जो मुंजर है वो कितना लंबा होगा, उस मुंजर की कितनी शाखें होंगी जो है, उसके ऊपर जो है वो हर शाख पे कितने फूल लगेंगे। ये सब की सब चीज़ें जो है इस फेज़ के ऊपर जो है इस पौधे ने जो है इनका हाँ, फ़ैसला कर लेना होता इससे है। फैसला यहीं करना होता है जिस स्टेज पे अभी ये खड़ी है। जी, जी, बिल्कुल इसी तरह है। इस फ़ेज़ पे धान के पौधे ने फ़ैसला कर लेना है कि मैंने किसान के झोली में जो है वो कितनी पैदावार डालनी है, कितने दाने डालने हैं। तो आएँ हम एक पौधे के पास जाते हैं जी, और जी। आपको दिखाते हैं उसका मुआयना करके जी, जी। कि ये कौन से जो हैं ये हमारे पास फैक्टर हैं जो इसकी पैदावार के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं। तो ये हमारे हिसाब से तो इसने ये टिलरिंग जो कर ली है, जो मुंजर बना ली है, जी। तो हम तो इस पर बहुत खुश है ज़िम्मेदार कि हमारा काम हो गया। जी, ये देखें ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसका अब थोड़ा-सा आप तकनीकी अगर जायज़ा लें, एक इसका जो शगुफ़ा है, जो टिलर है इसका, जी, जी। इसको हम अनफ़ोल्ड करते हैं और इसकी ये जो दूसरी गाँठ है, हुँ। इसके ऊपर हम देखेंगे कि जो सिट्टा बनने का जो अमल है, वो कहाँ तक जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो ये एक टिलर को हमने खेत से निकाला है जी, और जी। ये आपके सामने इसको हम अनफ़ोल्ड कर रहे हैं। ये इसकी पहली जो है वो नोड है और ये इसकी दूसरी नोड है जी, जी। ऊपर वाली जो है। तो इसको हम अनफ़ोल्ड करते हैं और अनफ़ोल्ड करके देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से जो हैं वो इसके अंदर प्रोसेस जो हैं वो चल रहे हैं। जी। जी, ये मदर साहब हमने मुकम्मल जो है ये अनफ़ोल्ड कर ली हैं। ये 2 मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास जो हैं ये टिलर हमारे पास आए हैं। ये हमने देखा है कि जो दूसरी नोड थी इसकी या दूसरी गाँठ थी, ये पूरे का पूरा जो हमारा जो पेनिकल है, जितना सिट्टे ने बनना है, ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर इसके अंदर जो है ये बन चुकी हाँ, है। हाँ, हाँ, ये इसमें से हमने जी, निकाले हैं ना जी, सब। जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है इसके जी। अंदर से जो है ये इसकी दूसरी नोड थी हाँ जिसके जी, अंदर जी, से हमने ये निकाला है। ठीक है जी। तो ये पूरी स्ट्रक्चर इसकी बन चुकी है। ये हमारे पास एक और टिलर है, ये हमने निकाला है और इसकी आप देखें कि ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है ये बन चुकी है। बन चुकी है जी। अब इसमें ये फूलों की जो है हम इसे अगर बिल्कुल ही ये सादा लफ्ज़ों में, 50-55 दिन में बन जाती है?
ये बल्कि अगर आप टाइमिंग की बात करें तो मैं आपसे ये कहूँगा कि तकरीबन 40 दिन के बाद ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। 40 दिन के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब उसमें ये जो हमारे पास पेनिकल्स बनी है, इसका अगर हम थोड़ा सा ज़ूम करके आप दिखाएं तो जी ये इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की फूलों की जो लड़ियां हैं ये जी जी इसके ऊपर मौजूद हैं, ये वाली जो हैं, जी ठीक जी है। जी इन फूलों की लड़ियों ने आने वाले दिनों के अंदर जो है वो बड़ा होना है। बड़ा हो के इस पूरे के पूरे जो सिट्टे ने, पेनिकल ने जो है वो मेन तने में से बाहर आ जाना है और उसके बाद इसमें दाना बनने का अमल शुरू होगा। अब पैदावार में क्या चीज़ असरअंदाज होती है? पैदावार में इसकी जो पेनिकल है उसमें जो मेन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है जी वो जी है इस पेनिकल की लेंथ, जी जी कि इसकी लंबाई कितनी है जी और जी इसकी मोटाई कितनी है। जी इसके ऊपर बनने वाली ये जो शाखें हैं, ये जो ब्रांचें हैं, फूलों की लड़ियां हैं, इनकी जो हमारे पास तादाद है वो कितनी है। और हर लड़ी के ऊपर लगने वाले जो फूल हैं, जो फूलों के क्लस्टर हैं, उनकी तादाद हमारे पास कितनी आ रही है। जी जी तो पहली चीज़ जो पैदावार पे असरअंदाज होगी वो इस पेनिकल की लंबाई है। जी ये जी जितनी ज़्यादा लंबी होगी, आप ये देखें एक पौधे की ये पेनिकल है और एक की ये पेनिकल है। आप देखें कि ये हमारे पास ये वाली जो है ये इससे मोटी भी ज़्यादा लग रही है और लंबी भी ज़्यादा लग रही है बनिस्बतन इसके साथ वाली पेनिकल के या साथ वाले सिट्टे के। ये बारीक भी है और इसकी जो लंबाई है वो भी कम है। तो कोई भी इसको आम फ़हम रखने वाला इंसान जो है वो इस बात का बखूबी अंदाज़ा कर लेगा कि इस वाले जो हमारा शगुफ़ा है इसने पैदावार में ज़्यादा किरदार अदा करना है और इस वाले शगुफ़े ने पैदावार में कम किरदार अदा करना है। अब इस स्टेज के ऊपर अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये इन सिट्टों की लंबाई जो है ज़्यादा हो तो ये वाली स्टेज है हमारे ये पास वाली जो है। स्टेज है। इस स्टेज के ऊपर अगर हम सिट्टा अपना लंबा, क्योंकि अब सिट्टे की लंबाई बन रही है, इसकी सिट्टा लंबा हो रहा है जी इसका, जी ठीक है। अगर इस स्टेज के ऊपर हम चाहते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा हो, जिसकी वजह से जो इसके ऊपर लगने वाले दाने हैं वो ज़्यादा बने, तो इस फेज़ के ऊपर आप ये औसले के 2 स्प्रे तकरीबन 7 दिन के वक्फे से अगर आप कर लें तो ये जो इसकी लेंथ बनाने का अमल है ये ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ये इन सिटों की जो लंबाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये आने वाले दिनों में जैसे इसका गोब जो है वो शुरू होगा तो उसके बाद ये मेन स्टेम में से बाहर आ जाएंगे। लेकिन उतने दिन तक देखने में फसल जहाँ पे इस केमिकल का आप स्प्रे करेंगे वहाँ पे देखने में धान की फसल जो आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगी जहाँ पे स्प्रे नहीं किया होगा। लेकिन जब आपका गोब का मरला आएगा, जब इस सिट्टे ने मेन तने में से बाहर निकलना है, तो बिल्कुल ऐसे ही वाज़ेह फ़र्क होगा जिस तरीके से आपको इन दो का मैं फ़र्क जो है वो दिखा रहा हूँ कि ये तादाद में इसकी तरह सेहतमंद भी होंगे, मोटे भी होंगे, इनके ऊपर लगने वाले फूल भी अगर ये ज़्यादा होंगे। केमिकल जो आपने दिखाया ये कर दें जी इसी जी, तो दो ये स्प्रे इसके 2 जो स्प्रे ये जी 50-55 दिन के बाद अगर थोड़ा सा लेट कर लें, अगर 65 दिन की 70 दिन की हो जाए जी तो इसके फ़ायदा फिर भी है। जी बिल्कुल। गोब से पहले, गोब निकलने से पहले आप इसे किसी भी स्टेज के ऊपर टिलरिंग मुकम्मल होने के बाद और गोब से पहले अच्छा या जी। गोब तक जो है जी जी आप इसे 2 स्प्रे किसी भी स्टेज के ऊपर आप कर लेते हैं, क्योंकि इस दौरान ये सारी की सारी जो हैं वो इस पेनिकल की जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है इसके तने के अंदर जी जो जी है। जी तो अगर ये उसके ऊपर स्प्रे कर दिए जाएंगे तो जिस तरह मैंने आपसे की है कि ये जो हमारे पास इस किस्म के शगुफ़े हैं जिनकी पेनिकल छोटी है, ये धान में तकरीबन जो है हमारे पास आलमोस्ट 40% हमारे पास जो है ऐसे होते हैं जिनकी साइज़ और जिनकी जो लेंथ है या उनके ऊपर दानों की तादाद है वो कम होती है निस्बतन सेहतमंद शगुफ़ों के। ये फसल जो आप दिखा रहे हैं ना, जी इस फसल में तकरीबन ये 50-55 दिन की हो चुकी है जी इस जी, वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो सर। इसके ऊपर मैं दूसरी बात ये है कि जब गोब निकल आता है बाहर इसका जो जी है जी तो उस वक्त सवाए क्रॉसिंग करवाने के हमारे पास पैदावार बढ़ाने की कोई ऑप्शन नहीं रह जाती अच्छा, जो वो है। उस वक्त सिर्फ क्रॉसिंग कराने सिर्फ को होता सिर्फ है। हमारे पास एक ही ऑप्शन होती है जिसके ज़रिए से पैदावार इसकी बढ़ ये सकती है। इससे पहले था सिट्टे की लंबाई में। जी बिल्कुल। सिट्टे की 2 चीज़ें हैं उसमें जो कंट्रीब्यूट करती हैं। पहली चीज़ सिट्टे की लंबाई, जी जी और जिस मेन इसका जो है सिट्टे का अगर हम बात करें तो जो मेन इसका स्टेम है सिट्टे का जिसके ऊपर ये इसकी ब्रांचें निकलनी हैं, इसकी लड़ियाँ बननी हैं जाके इसकी जो हैं, जी जी इसकी थिकनेस जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। वो खुराक की नाली जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतनी ही ज़्यादा खुराक की सप्लाई इससे निकलने वाली जो ब्रांचेज़ हैं, फूलों की जो लड़ियाँ हैं, उनको उतनी ज़्यादा खुराक की सप्लाई होगी। और जितनी ही ज़्यादा ये इसका जो मेन ब्रांच है जिससे खुराक की सप्लाई होनी है वो कम होगी, जिसके ऊपर लड़ियाँ लगी हुई हैं, इसके जो फूल हैं और दाने हैं वो उतने ही कम और दाने उतने ही ज़्यादा बारीक होंगे। जी जी तो इस फेज़ पे गुजारिश यही है
कि गोब से पहले और टिल्डरिंग मुकम्मल होने के बाद हौसले के 2 इसके ऊपर स्प्रे जो हैं वो अगर 7 दिन के वक्फे से कर दिए जाएँ तो ना सिर्फ जो पेनिकल है, जो सिट्टे हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, बल्कि पैदावार के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन हो गया। और इसके बाद है जब ये क्रॉसिंग, अगर ये मरहला गुजर जाता है तो ये क्रॉसिंग का मरहला होता है जो, तो उस वक्त भी इंसान कुछ किसान कुछ ना कुछ कर सकता है, पैदावार बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। ये जो जब इसका गोब का मरहला जो है शुरू हो जाता है तो उसमें भी वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फ़ेज़ है जो इसकी पैदावार के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का क्रॉस करना, यकसा गोब का निकलना, और जो इसका जो बूर जिसे हम आम ज़बान में इस्तेमाल करते हैं उसका ज़्यादा लंबे अरसे तक मौसर और कारगर रहना जो है, ये वो तमाम फैक्टर हैं। इनकी डिटेल में मैं नहीं जाता, जो है मुख्तसरन बता देता हूँ कि ये वो फैक्टर हैं हमारे पास जो हैं, जो पैदावार के अंदर जो इसकी पोलिनेशन की फ़ेज़ है, जो दाना बनने की फ़ेज़ है, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक लंबी पेनिकल हमारे पास बन भी जाती है, लेकिन इस लंबी पेनिकल के अंदर जो है वो क्रॉसिंग नहीं होती, पोलिनेशन का अमल जो है वो मुतासर होता है, ख्वाह उसमें कम बूर का बाहर निकलना ये फैक्टर उसमें शामिल हो, या उनके क्रॉस का फैक्टर शामिल हो, या नमी का, या टेम्परेचर का, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, तो हमें दाने एक पेनिकल के अंदर, एक सिट्टे के अंदर बहुत कम मिलेंगे जो है। जी। तो गोब की फ़ेज़ के अंदर जो है, ये जिस तरीके से मैंने आपको पहले गुजारिश की है, हौसले के गोब के ऊपर भी अगर आप गोब निकलने पर और बूर आने पर जी, ये इसके 2 स्प्रे अगर उस टाइम भी कर दिए जाएँ तो पोलिनेशन का अमल बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ हो जाएगा। नमी से, दर्जा हरारत से ये अमल जो है वो मुतासर नहीं होगा, और दाने पेनिकल के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में बनेंगे। यानी कि ये गोब की हालत में भी हौसले कर सकते हैं, और जैसे पोलिनेशन का अमल होता है उस वक्त भी ये कर सकते हैं। जी, उस वक़्त करने से दानों की तादाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा बनेगी। उससे पहले करने से जो पेनिकल सिट्टा है वो बहुत ज़्यादा लंबा, और उसके ऊपर फूल बहुत ज़्यादा लगेंगे। साफ ज़ाहिर है जी, जब सिट्टा लंबा होगा और इसकी पोलिनेशन होगी तो औसत पैदावार बढ़ेगी, औसत पैदावार बढ़ जाएगी। तो इस वक्त ये आखिरी सवाल है कि इस वक्त किसानों को क्या करना चाहिए? देखें, मैंने यही बात जहाँ से शुरू की थी कि ये वो फ़ेज़ है जो 15 से 20 दिन की काश्तकार अपने घर में बिल्कुल अक्सर, बल्कि ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं देती, कि अब ना तो उसकी नज़र में जो है वो नए शगुफ़े निकल रहे हैं और ना ही गोब का मरहला चल रहा है, वो सरसरी सी इसके ऊपर जो है वो तवज्जो देते हैं। जबकि ये वो वक़्त है जब इसकी पैदावार की बेस बन रही होती है, लेकिन ये क्योंकि तने के अंदर होती है, आम काश्तकार को नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से फार्मर तवज्जो नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें इसको खोल के दिखाने का मकसद यही था कि इस स्टेज को पहचानें, अपने अपने खेत में जाके इसको देखें, अच्छा, इसको देखें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कम अज़ कम 5 शगुफ़े जो है उनको खोल के देखें, और पाँचों का आप अपने खेत में खुद मुआवजा करें कि क्या इनमें कितना बड़ा बिग डिफरेंस जो है वो मिल रहा है। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही पैदावार में अगर कमी जो है इससे वो खोलने की बजाय अगर आसान तरीका यही है कि अगर गिनती के दिन कर लें कि 45 दिन, 45 दिन, 50 दिन ये हो जाए तो ये अमल तो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे उस वक्त ये केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते ये हैं। सादा सा आसान सा तरीका है बिल्कुल खोलने की बजाय। 40 से 45 दिन के बाद जो है ये हौसले के, अगर 40 दिन से शुरू करना है तो फिर 10 दिन के वक्फे से जो है वो 2 एप्लीकेशन इसके ऊपर कर लें जो है। अगर 55 दिन के ऊपर आके करना है तो फिर 7 दिन के वक्फे से जो है वो 2 एप्लीकेशन इसकी कर लें। जी, बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी डॉक्टर गंसर साहब। इंशाल्लाह इसके बाद भी अगर धान पर मुकम्मल तौर पर आगे वो देंगे वीडियो जो इसके बाद, क्योंकि इस वक्त स्टेज ये है जो काम करने के हैं, पैदावार बढ़ाने के हैं। तो जितनी पैदावार बढ़ाने के मामले में डॉक्टर गजनफर साहब आजकल कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की पैदावार बढ़ जाए, तो अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे और किसानों को भी कामयाब करे। वस्सलाम, दुआओं में याद रखना।